नमस्ते। उत्तर प्रदेश के राजनीति के लिए एक बेहद प्यारी तस्वीर। नाउम्मीदी से लाख बेहतर है, एक उम्मीद दागदार से ही। शेर जंग गर्ग का एक शेर मुझे याद आया। हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही। नाउम्मीदी से लाख बेहतर है, एक उम्मीद दागदार सही। ये उम्मीद है इंडिया गठबंधन की। ये उम्मीद है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच साझेपन की। ये उम्मीद है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी की। ये उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा मुद्दों की। ये उम्मीद है एजेंडे की। ये उम्मीद है विचारधारा के संघर्ष में वैचारिक प्रतिबद्धता की। ये उम्मीद है एक मुद्दे पर एक होकर के लड़ने की। ये उम्मीद है कि जब जमाना आपको टूट कर बिखरता हुआ देखने को बेताब था, आप एकजुट हो गए। ये उम्मीद है उस एकजुटता से इंकलाबी संघर्ष की। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुए इंडिया गठबंधन के बाद आगरा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, ये सब जब एक जीप पर बैठ करके एक पैगाम दिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का पैगाम। और इस पैगाम को जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वो आगे बढ़ा रहे थे राहुल गांधी, उसमें अपना वैचारिक और प्रतिबद्धता पूर्ण साथ देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम मोहब्बत की नगरी आगरा में मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं। मोहब्बत ये ऐसा शहर है जो कई नफरतों पर भारी पड़ता है और मोहब्बत को जीतने में कारगर सहलता है। आगरा, हम जानते हैं, मोहब्बत का प्रतीक। ताजमहल वहां है। इसको दो तरह से देख सकते हैं कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों को मोहब्बत का की इनामी दी है। तो दूसरे शायर ने लिखा कि एक शहंशाह ने वो जो निशानी दी है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। इस डिस्कोर्स पर फिर कभी, लेकिन हाँ, मोहब्बत मोहब्बत होती है, चाहे वो बादशाह की हो, चाहे एक आम इंसान की हो। और मोहब्बत दुनिया का वो सबसे मूल विचार है जिसने इस दुनिया को यहां तक पहुंचाया है। अगर इस दुनिया में नफरत हावी होती, नफरत जीती होती, तो ये दुनिया कब की बर्बाद हो गई होती। और जब जब जहां जहां नफरत हावी हुई है, वहां वहां मोहब्बत कमजोर हुई है। और वो दौर, उस जगह के लोग कभी भी अच्छे तरीके से याद नहीं करते। सियासी बात करें तो सियासत के लिहाज से उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में जिस बात का इंतजार लोग किया करते थे कि क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव जी शामिल होंगे या नहीं होंगे। पहले उन्होंने जब पहली यात्रा निकाली और वो भी उत्तर प्रदेश गई थी, लेकिन तब तक न तो इंडिया गठबंधन का कोई उस तरह से व्यवस्थित स्वरूप उभर पाया, न तो तालमेल उतना गहरा पाया था, न तो भरोसा उस कदर आगे बढ़ पाया था। लेकिन अब जब फरवरी के 25 तारीख को ये यात्रा जब आगरा पहुंचने वाली थी, तो अखिलेश यादव इसमें शामिल हो गए। इशारा उन्होंने पहले ही कर दिया था जब यात्रा उत्तर प्रदेश आई नहीं थी। एक बार पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा कि आप यात्रा में जाएंगे कि नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, अभी तक कोई निमंत्रण तो आया नहीं। फिर कांग्रेस की तरफ से आया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी, हम सभी लोगों को जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, सबको आमंत्रित करेंगे। फिर अखिलेश जी की तरफ से एक ट्वीट आया, एक उनका पत्र आया कि हम अमेठी या रायबरेली में इस यात्रा में शामिल होंगे।
लेकिन उसके बीच फिर से पेच फंसा जब गठबंधन में सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा था। सीटों का तालमेल हुआ और उसके बीच में जब उनसे पूछा गया, अखिलेश यादव ने साफ कहा कि जब सीटों का तालमेल हो जाएगा, हम यात्रा में शामिल हो जाएंगे। और इसके बाद जैसे ही गठबंधन का ऐलान होता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐलान होता है कि अखिलेश यादव जी अब इस न्याय यात्रा में आगरा में शामिल होने जा रहे हैं। और आगरा से एक पैगाम दिया गया, एकजुटता का पैगाम, जनता के भरोसे और यकीन का पैगाम। जनता का अथाह समुद्र अपने इन नेताओं के साथ खड़ा था, लेकिन मीडिया उसे उस तरह से नहीं दिखाएगी। कल्पना करिए कि जिस समय देश की राजनीति में सब लोग सड़क पर हैं, नीतीश कुमार जी ने पलटी मारी और वो बीजेपी की तरफ चले गए और उस जगह उनका भतीजा अपनी यात्रा लेकर सड़क पर उतर गया। जन विश्वास यात्रा, और जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव को अथाह अपार जन समर्थन मिल रहा है। कल तक यही भीड़ जब नरेंद्र मोदी की रैलियों में हुआ करती थी, तो यही टेलीविजन चैनल इस बात का ढोल पीटा करते थे कि लहर आ रही है, आंधी आ गई, सुनामी आ गई। तो नहीं कुछ, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यात्रा में जो आई है भीड़, उसका सम्मान करते हुए सुनामी नहीं तो सैलाब ही कह देते, कुछ तो कहते। लेकिन आप गौर करेंगे, या तो मीडिया इस भीड़ को नजरअंदाज कर रहा है, या मीडिया इस बात को लेकर के उपेक्षा और अवहेलना की बात तक चला जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा को जितना समर्थन मिल रहा है, जिस कदर समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, यह समर्थन चाहे वो बनारस में हो, चाहे इलाहाबाद में हो, लखनऊ में हो, कानपुर से लेकर मुरादाबाद में हो या आगरा में हो, ये समर्थन आप यूं कहें कि भीड़ देखने केवल आई है, वोट उन्हें नहीं देगी, तो यह तो अतिरेक की बात हो गई। ऐसा होता नहीं है असल में। माहौल जब बनता है, जनता आपके साथ खड़ी होती है, तो जनता इस बात के साथ यूं ही नहीं खड़ी हो जाती और हर जिले में कि कोई बड़ा नेता आ रहा है हम उन्हें देखने जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होता। यह सब कुछ जब होता है तो इस तरीके से होता है कि आप यह देखें कि नहीं, जनता के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि जनता अपने नेता पर यकीन करती दिख रही है, जनता अपने नेता को सुनता हुआ देख रही है, जनता अपने नेता की बात खुद सुन रही है। और जब उसे यह यकीन हो जाता है कि उसके दर्द में उसके नेता की जबान शामिल है, उसके आंसुओं के साथ उसका अपना नेता खड़ा है, तो एजेंडे पे आधारित ये एकजुटता एक उम्मीद पैदा कर देती है। अब इस बात को यहां से देखा जाए कि इस गठबंधन के मूल में क्या है, इस गठबंधन के मूल में चीजें कैसे बन रही हैं, इस गठबंधन के मूल में कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो हम ये बात कहना दीगर समझते हैं कि आखिर यह गठबंधन केवल दो नेताओं या दो दलों मात्र का नहीं है। इस बात को यहां से समझना बहुत जरूरी है। ये गठबंधन केवल इंडिया गठबंधन में दो चार सीटें हो जाएं, दो चार सीटों के जरिए 10 15 20 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, 17 सीटें कांग्रेस को दे दे, 19 सीटें कांग्रेस को दे दे, 60 65 पर बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़े, केवल इसी सीटों की गुणा गणित का गठबंधन नहीं है और उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को बदलने की गुंजाइश रखने वाला ये गठबंधन है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको अभी मेरी पूरी बात आप जो सुनेंगे तो आपको भी यकीन होगा। तो क्यों ये बात कह रहा हूं कि ये केवल दलों का गठबंधन नहीं, दिलों का गठबंधन है। दिल किसका? विचारधारा का। अरसे बाद भारतीय राजनीति में उत्तर भारत एक वैचारिक आलोड़न देख रहा है, एक वैचारिक तेवर देख रहा है, एक विचारधारा पर कमिटेड
नेताओं को सुन रहा है। आपको याद है, जिस समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता रहा और आज भी कई बार लगता है कि उसने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा, उसने कई काम ऐसे किए जिससे कि लगता है कि सामाजिक न्याय की विचारधारा नहीं, वो उसके खिलाफ। जिस कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगता रहा है और कई जगह पर यह आरोप साबित भी होता रहा है कि वो मंडल के लिए दिल से तैयार नहीं थे, मंडल के विरोध में थे। वो जाति जनगणना के उस तरह समर्थन नहीं करते थे। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की राजनीति को वो जातिवादी राजनीति कह करके जो आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया जाता रहा, जो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगता रहा, जो आरोप कल तक तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के ऊपर लगता रहा कि ये तो कुछ जातियों की पार्टियां हैं, इन सारे आरोपों को किनारे करके वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ उत्तर भारत को इन तीन नेताओं ने बदल कर रख दिया है। इन तीनों नेताओं ने अपनी राजनीति को भी बदला, इन तीनों नेताओं ने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को भी बदला और इन तीनों नेताओं ने अपनी निडरता और बेबाकीपन को चुना है। अब मैं इसको समझाना चाहता हूं वो कैसे। बीजेपी के राजनीति का कोर एजेंडा क्या है? बीजेपी की राजनीति का कोर एजेंडा है धर्म और भावना के ऊपर राजनीति। बीजेपी आज भी जानती है कि अगर उसे चुनाव जीतना है तो राम चुनाव जिताएंगे, क्योंकि उसका काम ऐसा कुछ है नहीं कि वो चुनाव जीतने में मददगार बने। तो राम के नाम पर जो आस्था की भावना का संसार विकसित किया गया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए और वैसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। तो जो घट घट राम थे उसे पहले बाहर रखा और उसके नाम पर एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, एक पॉलिटिकल स्लोगन, एक पॉलिटिकल इवेंट और एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश। और वो माइलेज लेने में जब उस फकीर को लगता है कि थोड़ी बहुत कमी बेसी है, तो समुंदर के नीचे उतर गया कैमरा लेकर, वहां से लोगों को कहेगा कि देखो कितना बड़ा भक्त हूं, कितना बड़ा पुजारी हूं मैं, कितना बड़ा धार्मिक हूं मैं, कितना बड़ा आस्थावान हूं मैं, क्योंकि काम तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं कि जिसको मैं गिनवाऊं और यही बोल के जाऊं कि तुमने 10 साल इस देश की जनता आपने हमें वोट दिया, हमने देखो XYZ ABC क ख ग ये वाला काम आपको करके दिखाया। जो कहा था, जो जो काम कहा था करने के लिए, वो सारा काम देखिए। नंबर 1, नंबर 2, हमने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, 5 करोड़ दे दिया प्रति वर्ष। हमने कहा था 15 लाख आएंगे, 20-20 लाख एक अकाउंट में है, देखिए ये डिटेल है। हमने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, हमने देखिए 500 बना दी। हमने कहा था 100 स्मार्ट गांव बनेंगे, हमने 1000 गांव स्मार्ट बना दिए। हमने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, आजकल लोकल ट्रेन सब बंद करनी पड़ गई क्योंकि हर जगह बुलेट ट्रेन चल रही है। हमने कहा था कि पेट्रोल और डीजल का दाम घटाएंगे, महंगाई की मार कम कर देंगे। अब ये देखिए पेट्रोल 35 रुपया लीटर बिक रहा है और डीजल तो 15 रुपया में एक लीटर पे 1 लीटर फ्री मिल रहा है। हमने कहा था कि आपके रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में बढ़ाएंगे। ये देखिए 1 डॉलर अब 40 रुपए का हो गया। ऐसा कुछ तो आप गिनवा नहीं पाए। हमने कहा था कि लाल आंख करके चीन को देखना चाहिए, ये देखिए आधा चीन हमने कब्जा लिया है। हमने कहा था कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद कर देना चाहिए, हमने देखिए इतना काम पाकिस्तान के खिलाफ किया कि बर्बाद हो गया। XYZ ABCD काम जो बोला था वो अगर गिनवाने का होता तो बीजेपी लड़ती, लेकिन काम नहीं है तो राम है। इस धार्मिक गोलबंदी को अगर चुनौती कोई दे सकता है तो वो सामाजिक रूप से वंचित शोषित हजारों साल के लोगों की जो गोलबंदी है, किसान कामगार की गोलबंदी, दलित पिछड़े आदिवासी की गोलबंदी, मजदूर और महिला की गोलबंदी, इस गोलबंदी को उत्तर भारत में 3 नेताओं ने पूरी ताकत से पकड़ा। और इसलिए मैं कह रहा हूं जाति जनगणना एक लिटमस टेस्ट है। जाति जनगणना ये सवाल पूछेगी कि भाई तुम धर्म के नाम पर राम राज बनाना चाहते, लेकिन क्या तुम ये नहीं चाहते कि देश के 500 कुलपतियों में 250 कुलपति ओबीसी हो, या 500 कुलपति में से आप मान के चलो 450 कुलपति SC ST ओबीसी हो, 500 बिजनेसमैन में से 450 बिजनेसमैन SC ST ओबीसी हो,
500 जो है प्रोफेसर में से 480 प्रोफेसर एससी एसटी ओबीसी। क्या ये राम राज्य की कल्पना नहीं है? क्या ये राम राज्य की कल्पना नहीं है कि वंचित शोषित कमेरा लोगों को उनका हक मिले? और हक कैसे मिलेगा जब तक जाति जनगणना नहीं होगी? और जाति जनगणना नहीं होगी तो आर्थिक न्याय कैसे होगा? और सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं होगा तो राजनीतिक न्याय लेकर क्या करेंगे? और इस विचारधारा और इस एजेंडे पर उत्तर भारत के 3 नेता आज की तारीख में खड़े, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। आप राहुल गांधी के भाषणों को सुनिए, आप उनको वहां पर पूछते हुए, आंख में आंख डाल करके पूछते हुए मिलेंगे कि 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय, 6 साढ़े 6 रुपए का निर्णय इस देश के 90% आबादी के लोग कर रहे हैं, तो बाकी 95 रुपए का निर्णय कौन कर रहा है? ये है असली न्याय। और इसलिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय की बात करते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। और जब गठबंधन में अखिलेश यादव उसी मंच पर खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित, आधी आबादी और अल्पसंख्यक। तो ये जो पिछड़ा, दलित, आधी आबादी और अल्पसंख्यक है, ये तो 90% हो गया, और भी ज्यादा हो जाएगा। तो 90% लोग अगर इस देश में अपने हक अधिकार से वंचित हैं तो किस बात का राम राज्य और किस बात की सरकार? और यही जो है, यही सवाल लेकर के जनता के बीच उतरा है बिहार का एक नेता जिसका नाम है तेजस्वी यादव। तो मेरा मानना है कि इन मुद्दों पर हुई एकजुटता से, विचारधारा पर हुई एकजुटता से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने की एकजुटता है। और इसलिए इस एकजुटता को केवल कुछ सियासी दलों का, कुछ नेताओं का गठबंधन नहीं माना जाना चाहिए। अभी ये बात कही नहीं जा सकती पुख्ता तरीके से कि ये गठबंधन चुनाव में कितना कामयाब होगा, कितनी सीटें आएंगी, अभी इसका कोई दावा कोई नहीं कर सकता। मगर जिस लड़ाई को लड़ा जाना था, जिस जमीन पर लड़ा जाना था, अब उस जमीन पर खासकर उत्तर भारत की राजनीति आ गई है। और वो जमीन है सामाजिक न्याय की जमीन, वो जमीन है संविधान की जमीन, वो जमीन है समाजवाद की जमीन। और संविधान और सामाजिक न्याय की जमीन पर संविधान बचाने की एकजुटता उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है। जो पीडीए ही एनडीए को हराएगा, जो सामाजिक न्याय ही एनडीए को हराएगा, संविधान बचाने का वादा ही एनडीए को हराएगा। मुझे लगता है कि इस यात्रा ने वह आत्मविश्वास लोगों को दिया है। अच्छा, अब नीतीश चाचा या जयंत चौधरी जैसे लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी, इसे आपको भी समझना चाहिए। नीतीश जी कहते थे कि इंडिया गठबंधन में अलायंस नहीं हो रहा है, इसलिए बीजेपी में हम जा रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन अलायंस कर लिया और आंख में आंख डाल करके सड़क पर पूरे तेवर के साथ उतर गया। कैसा महसूस हो रहा होगा चाचा को? चाचा ने ये देख नहीं सब कसमसा रहे होंगे कि यार जो दिन हम देखना चाहते थे वो दिन इन बच्चों ने, इन इन युवा नेताओं ने ला तो दिया। जयंत चौधरी जी क्या महसूस करेंगे जिन्होंने दिल हार दिया था कि हाँ, जो तेवर अखिलेश यादव का है, जो तेवर राहुल गांधी का है, जो तेवर तेजस्वी यादव का है, वही तेवर तो जयंत चौधरी का हुआ करता था, वही तेवर तो नीतीश कुमार का हुआ करता था, वही तेवर तो ओम प्रकाश राजभर का हुआ करता था। क्या बीत रही होगी इन दृश्यों को देखकर? इसके आधार पर कहा जा सकता है कि अपने हक और अधिकार की पहली लड़ाई इस गठबंधन ने जीत ली है, जो जनता के दिल में उतरा है। विचारधारा और एजेंडा, इन दो चीजों को लेकर के ध्यान से इस बात को समझना जरूरी है। और विचारधारा और एजेंडा अगर लेके उतर गए, तालमेल बन चुका है, तो यह अंतिम चुनाव को ठीक ठाक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह अंतिम परिणाम को बदल देने की गुंजाइश रखता है। और अगर उत्तर प्रदेश में ये एकजुटता, विचारधारा और नेताओं की और मुद्दे की एकजुटता, कल्पना करिए 25 से 30 सीटें भी अगर बीजेपी को हरा दी तो यकीन मानिएगा कि 2024 में दिल्ली की कुर्सी पर कोई और बैठा नजर आएगा। और अगर ये जनसैलाब, अगर ये मुद्दों की एकजुटता, अगर ये वैचारिक एकजुटता वोट में तब्दील न हो पाए तो जरा एक बार विचार जरूर करिएगा, इधर जनता है तो उधर क्या है?
ईडी, सीबीआई, ईवीएम। तो ईडी, सीबीआई, ईवीएम और नोटबंदी का पैसा। अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो ईडी, सीबीआई, नोटबंदी का पैसा और ईवीएम अगर आपको भारी दिखे तो आंख आपको खोलने का वक्त है, क्योंकि जनता यहां खड़ी है। आपका क्या मानना है पूरे पूरी बातचीत पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।